तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो आपको 2 वीडियो मिल चुके होंगे। ये बेसिकली यूनिट 4 है, तो उसको स्टार्ट करने की मतलब काइंड ऑफ स्टार्ट कर दिया गया है उसको। तो उसके 2 वीडियो आपको मिल चुके होंगे। एक तो सिस्टम थ्योरी का मिल गया होगा, और एक जो संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल है एल्वन एंड पावेल का, उसका भी आपको मिल गया होगा वीडियो। ये 3rd लेक्चर है उस सीरीज में, यानी यूनिट 4 का। तो जहाँ हम लोग विकास एवं अल्प विकास एवं आत्मनिर्भरता का सिद्धांत देखेंगे। बेसिकली वही चीज़ें बार बार घूम फिर के आ चुकी हैं, हमने इसको पढ़ भी रखा है। तो आपको अगर याद होगा तो मार्क्सिस्ट थ्योरी में जब हम लोगों ने पोस्ट कॉलोनियल जो थिंकर है उसमें जब पढ़ा था, तो इसको पढ़ा था और अच्छे से समझा था। चलिए, लेकिन अब सब्जेक्ट में है तो फिर से पढ़ेंगे इसको। चलिए इसको पढ़ते हैं। विकास एवं अल्प विकास का सिद्धांत या आत्मनिर्भरता सिद्धांत, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट इंडिपेंडेंसी थ्योरी। तो विकास की संकल्पना मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव स्वतंत्र देशों को विकास का सही मार्ग दिखाने हेतु विकसित की गई थर्ड वर्ड की विकास की अवधारणा है। ये बेसिकली थर्ड वर्ड शब्दावली का प्रयोग अल्फ्रेड सोबी ने किया था, जो फ्रांसीसी था, अल्फ्रेड सोबी। इसका आधार फ्रांस का समाज था, जो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला जो क्लास था वो क्लर्जी क्लास था, यानी कि पादरियों का क्लास था। दूसरा सामंती क्लास था, यहाँ पर जो दूसरा क्लास था सामंतों का क्लास था। और तीसरा जो क्लास था ये आम लोगों का क्लास हुआ करता था, जहाँ पर किसान, मजदूर और आम लोग तीसरे क्लास में आया करते थे। जबकि जो बिल ब्रांड कमीशन है 1980 में ने दुनिया के 2 हिस्से बताए हैं, उत्तर यानी विकसित देश और दक्षिणी यानी विकासशील देश। तो बेसिकली विकास का अर्थ है सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समुचित उपयोग। मानवीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समुचित उपयोग। ये क्या है? विकास का अर्थ है। विकास शब्द का प्रयोग प्रायः आर्थिक विकास के संदर्भ में किया जाता है, पर विकास एक बहुपक्षीय यानी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्नति, प्रगति, कल्याण, बेहतर जीवन की अभिलाषा भी आती है। तो विकास एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि केवल हम विकास को जो इकोनॉमिक ग्रोथ से देखते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है तो हम विकसित हैं या हमारा विकास हो रहा है, केवल वो नहीं है। हमारा बहुपक्षीय विकास होना चाहिए, हमारी उन्नति होनी चाहिए, हमारे विचार बदलने चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल बेहतर होनी चाहिए, हमें पीने के लिए पानी स्वच्छ मिलना चाहिए, हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए। तो ये सब भी विकास के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इकोनॉमिक ग्रोथ, धुआं उड़ाए जाओ और कोई हमारी लाइफ ना हो, सोशल लाइफ ना हो, ये विकास नहीं। विकास का सीमित अर्थ है क्वांटिटी ऑफ लाइफ, हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लें। लेकिन इसका व्यापक अर्थ है क्वालिटी ऑफ लाइफ है, भौतिक चीज़ों का उतना ज़्यादा हम इकट्ठा ना भी करें, लेकिन हमारी जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। हम स्वच्छ वातावरण में जिए, हम जो अपना चहुमुखी विकास है कर सकें, और हम जो हज़ारों जो हमारी बीमारियां हैं वो ना हो, टेंशन, भाग दौड़ ये सब ना रहे। थोड़ा सा लाइफ एक मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। वैसा नहीं है कि हम पैसे के पीछे ही भागे जा रहे हैं, अपना स्वास्थ्य, अपना सामाजिक लाइफ सब कुछ छोड़ के बस पैसे, पैसा पैसा, वो बस प्रगति नहीं। विकास के बेसिकली एक तो सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट, फिर पर्यावरणीय विकास यानी कि इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, और आर्थिक विकास। 3 चीज़ें हैं, उसको समझिएगा विकास। तो नंबर 1 है सामाजिक वैज्ञानिकों के विकास संबंधी विचार। तो सबसे पहला है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। अगस्त काम्टे ने क्या कहा है? ज्ञान विकास की प्रगति के लिए हमारा समाज सैन्य समाज से औद्योगिक समाज अग्रसर है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान विज्ञान की प्रगति के कारण, जो ज्ञान विज्ञान है उसकी प्रगति के कारण हमारा समाज सैन्य समाज से अब औद्योगिक समाज, यानी जो मिलिट्री सोसाइटी हुआ करती थी जो हमारी, अब वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तब्दील हो रही है। और उसका कारण क्या है? ज्ञान विज्ञान का विकास या ज्ञान विज्ञान की प्रगति, पहली चीज। दूसरी, सन हेनरी मैन ने क्या कहा है कि स्थिर समाज से अनुबंध समाज की ओर अग्रसर हो रहा है समाज। जो स्थिर समाज था, स्टैटिक समाज था, जो कंजर्वेटिव समाज था, उससे हम लोग एक अनुबंधात्मक समाज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ्रीडम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर टानीज ने क्या कहा है? बद्ध समाज से हम संघ समाज की ओर जा रहे हैं। बेसिकली ये 2 टेक्निकल शब्द हैं, इनका प्रयोग वो करता है। दुर्कीम क्या बोलते हैं कि मानव समाज में आंगिक सहत्य से क्रांतिक सहत्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिक डेवलपमेंट से एक मशीनरी डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरणीय जो विचारक हैं वो क्या सोचते हैं प्रगति के बारे में? जन विकास का संक्षिप्त अर्थ लगाकर इसे आर्थिक एवं
भौतिक विकास का पर्याय मान लिया गया है तथा पर्यावरण संकट खड़ा हो गया है। पिछले 4 वर्षों से विकास के संदर्भ में पर्यावरणीय विनाश एवं विकास में केंद्रीय भूमिका प्राप्त कर ली है। 1972 में पर्यावरणीय संगठन क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स ऑफ ग्रोथ नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस संबंध में हमारा अध्याय क्या है, जो ब्रुंडलैंड कमीशन था 1987 में, पर्यावरण एवं विकास संबंधी जो विश्व आयोग था ने खींचा है जो हमारा ध्यान इस ओर कि हम लोगों ने क्या किया है। बेसिकली हमने पर्यावरण विनाश किया है, उसके साथ साथ हम विकास को ज़्यादा महत्वपूर्ण या इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जबकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। तो 1987 में जो ब्रुंडलैंड कमीशन आया था उसकी प्रसिद्ध रिपोर्ट है अवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें प्रथम बार सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, संपोषणी विकास की बात की गई कि हम ऐसा विकास करें कि जो हम अपनी वर्तमान ज़रूरतों की पूर्ति तो करें, लेकिन हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उनकी ज़रूरतों के लिए उनकी क्षमता अनुसार छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि हम अपना ही विकास कर जाएं और सब कुछ खत्म कर दें खजाना, नहीं, हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी कुछ ना कुछ बचाना है, कुछ ना कुछ पैसा रुपया नहीं, जो प्रकृति है, जो प्रकृति की स्वच्छता है उसको बचाना है। एलिनोर ऑस्टॉम ने समुदाय आधारित सतत विकास का सिद्धांत दिया है, कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल डेवलप का कॉन्सेप्ट दिया है। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं वंदना शिवा, वर्तमान पर्यावरणीय संकट के लिए पर्यावरणीय जाति भेद यानी इन्वायरमेंटल एपार्थाइड का ये बात करती हैं कि जो विकसित देश हैं उन्होंने जो पर्यावरण को ताक पर रखकर अपना विकास तो कर लिया और हम लोगों को गरीब छोड़ दिया। अब चूंकि हम गरीब हैं तो हमें भी अमीर बनना है, तो हम लोग ही पर्यावरण का उपयोग कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, ये लोग तो ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह का उपयोग करके अपने आप को बचा ले रहे हैं, लेकिन हम दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो ये बात आगे चल के और देखते हैं। तो पर्यावरणीय विकास के प्रयास क्या क्या रहे हैं। तो यूएनओ का पर्यावरण पर जो हुआ था सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, यहीं से स्टार्ट मानी जाती है पर्यावरणीय जो आंदोलन है या पर्यावरणीय जो प्रयास है, जिसके माध्यम से जो ग्लोबल वार्मिंग है या अन्य जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको समझाने के लिए या उनको सुलझाने के लिए ये पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरणीय एजेंसी के रूप में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। फिर रियो डी जेनेरो में जो अर्थ सम्मेलन होता है, अर्थ समिट होती है 1992 में, ये भी महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। इसमें एजेंडा 21 एवं साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेवारियां कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई। और यहाँ पर यूएनएफसीसी की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो पहली जो कॉप हुई थी बर्लिन जर्मनी में हुई थी। कॉप जो 15 हुई थी वो कोपेनहेगन में 2009 में डेनमार्क पर हुई थी, जलवायु परिवर्तन पर हुई थी। फिर कॉप 21 ये 2015 में होती है पेरिस। यहाँ पर हमने देखा है कि भारत ने सोलर अलायंस का निर्माण किया था, सोलर अलायंस बनाया था, तो यही है। फिर कॉप 24 हुई ये काटोवाइज में हुई पोलैंड में 2018 में। कॉप 25 हुई ये मैड्रिड में स्पेन में हुई 2019 में। कॉप 26 ये 2021 में हुई ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में। 2022 में जो कॉप 27 हुई ये शर्म एल शेख मिस्र में हुई। और कॉप 28 हुई ये दुबई में हुई यूएई में 2022 में भी लेटेस्ट में हुई थी। फिर क्योटो जो सम्मेलन है 1997 में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस जो इसका इफेक्ट है उस पर ही महत्वपूर्ण इसका मुख्य मुद्दा था, कौन कौन सा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये कॉप 3 थी, बेसिकली जो क्योटो सम्मेलन था ये कॉप 3 हुई थी, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर या जहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल निकलकर सामने आता है। सतत विकास से संबंधित जो विश्व शिखर सम्मेलन है जोहानिसबर्ग में हुआ था 2002 में हुआ था जोहानिसबर्ग। फिर नेक्स्ट है पर्यावरणवादी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, तो उसमें जो गांधी हैं, हमने देखा था कि गांधी एक ऐसे थिंकर हैं जो हमेशा काम में आएंगे हमारे, और गांधी जो महत्व है वर्तमान में आगे चल के बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो हमेशा प्रासंगिक रहने वाला है। तो गांधी ने भोगवाद का विरोध किया है। बेसिकली वो क्या कहते हैं कि मनुष्य की जो नीड है उसके लिए तो इस धरती के पास सब कुछ है, लेकिन जो मनुष्य की ग्रीड है इतनी ज़्यादा ग्रीड है कि उसको पूरा करने के लिए जो 9 अर्थ हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। सुमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल का कॉन्सेप्ट दिया है, इसको याद रखिएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट है जेम्स लवलॉक की जो गाया हाइपोथेसिस है वो भी याद रखिएगा, जेम्स लवलॉक
तो इनका जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है गाया हाइपोथेसिस, तो बेसिकली पृथ्वी को एक लिविंग बीइंग की तरह मानते हैं, लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। अर्नेस की जो उथली एवं डीप इकोलॉजिक कॉन्सेप्ट है, तो सैलो एंड डीप इकोलॉजिक कॉन्सेप्ट है अर्नेनास का, उसको भी याद रखिएगा। फिर केंसारो बीवा, ये नाइजीरिया के उगानी प्रांत के हैं। ये सेल कंपनी के कहने पर 1995 में इनको फांसी दे दी गई थी, केंसारो बीवा को। तेल राजनीति एवं ये प्रदूषण का विरोध कर रहे थे और सोशल मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द ओरिजिनी पीपल। मूवमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ओजनी पीपल या ओगनी पीपल, उनका एक सोशल मूवमेंट था। फिर विकास का आर्थिक परिप्रेक्ष्य, तो विकास और अल्प विकास, तो जो विकास के मॉडल हैं, विकास के मॉडल उदारवादी मॉडल हो सकते हैं, समाजवादी मॉडल हो सकते हैं, मिश्रित मॉडल हो सकते हैं और गांधीवादी मॉडल हो सकता है। अल्प विकास, तो ये निर्भरता सिद्धांत यहाँ से आता है, निर्भरता सिद्धांत। ये पोस्ट कॉलोनियल जो थिंकर है बेसिकली वही डिपेंडेंसी थ्योरी लेकर आते हैं, जो थर्ड वर्ड के थिंकर हैं वही डिपेंडेंसी थ्योरी लेकर आते हैं। इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ भी लिया है हम लोगों ने, लेकिन फिर से पढ़ेंगे। तो आर्थिक विकास के जो सिद्धांत थे उसमें सबसे पहले है वाणिज्यवाद। तो 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में आया, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में आया ये। फ्रांसीसी जो वित्त मंत्री हैं कार्ल के अनुसार के नाम पर इसे कार्लवार्टवाद भी कहा जाता है। तो जो फ्रांस के वित्त मंत्री थे बेसिकली उन्होंने ही एक प्रकार से चार्टर दिया था यहाँ पर जो आने के लिए, तो उन्हीं के नाम पर इसको कार्लवार्टवाद भी कहा जाता है, कार्लवार्टवाद भी कहा जाता है। विकास के लिए आवश्यक है राष्ट्रीय राज्य हो, नेशन स्टेट हो, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो हमने देखा है कि 1648 में जब वेस्टफेलियन संधि होती है उसके बाद नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, और यहीं से जो आर्थिक विकास है और पूरे विश्व की खोज यहीं से स्टार्ट होती है। फिर जो राजकीय हस्तक्षेप है वो नियंत्रण विदेशी व्यापार पर कम से कम रहे। उदारवादी जो दृष्टिकोण है इसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं वो लॉक हैं, एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, माल्थस हैं, जेएस मिल हैं। ये सभी परंपरावादी यानी कि जो ट्रेडिशनल लिबरल हैं वो इनको कहा जा सकता है। इनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो एक दोहराव टाइप का हो रहा है। माल्थस ने बेसिकली इसने जनसंख्या को आधार बनाया है माल्थस ने। तो इनका माल्थस का मानना है कि जनसंख्या एवं भूमि में स्वस्थ अनुपात आवश्यक है। जनसंख्या रेखागणितीय एवं उत्पादन अंकगणितीय ढंग से बढ़ेगा तो विकास होगा। जो जनसंख्या है वो फॉर एग्जाम्पल 2, 4, फिर 8, 16, 32 ऐसे बढ़ती है जनसंख्या। ये जनसंख्या बेसिकली रेखागणितीय अर्थमेटिकल पोजीशन में बढ़ती है, जबकि जो उत्पादन है हमारा, जो प्रोडक्शन है वो अंकगणितीय ढंग से बढ़ता है, यानी कि 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। तो इस क्रम में जो हमारा उत्पादन है बढ़ेगा, जनसंख्या इस क्रम में बढ़ेगी 2, 4, 8, 10, 16। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जो संतुलन है बिगड़ जाएगा और यहीं से विकास है स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट है जो उदारवादी दृष्टिकोण पूंजीवादी पथ को विकास के लिए आवश्यक मानता है, यानी जो कैपिटलिस्ट वे ऑफ डेवलपमेंट है वो उसको महत्वपूर्ण मानता है। अतः यह बाजार, समाज, पूर्ण प्रतियोगिता, निजी स्वामित्व एवं आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देता है। फिर आधुनिक व समकालीन विचारक हैं, शुम्पीटर हैं, कीन्स हैं, रोडॉन है और डब्ल्यू रोस्टोव है। शुम्पीटर का नव प्रवर्तनवादी सिद्धांत, तो शुम्पीटर के बारे में हमने अभी डेमोक्रेसी में भी पढ़ा था, जो एलीट थ्योरी है उसमें भी पढ़ा है, तो बहुत बार शुम्पीटर को पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। बुक का क्या नाम है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, 1942 में आती है। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। शुम्पीटर क्रमिक एवं निरंतर परिवर्तन में विश्वास नहीं करता है। तो जो शुम्पीटर है ये क्रमिक और निरंतर विकास में विश्वास नहीं करता है। वह मार्क्स की तरह मानता है कि विकास आकस्मिक ढंग से होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट की बात करता है, आकस्मिक तरीके से विकास की बात करता है। इसमें उद्यम नव परिवर्तन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो उद्यमी होते हैं ये इनोवेशन के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विकास ऐसा नहीं है कि विकास धीरे धीरे होगा, जो पीस मील इंजीनियरिंग है कि धीरे धीरे विकास होगा, नहीं, ये रेडिकल तरीके से बढ़ेगा, रेडिकल तरीके से चेंज आएंगे। अचानक से आप देखोगे कि परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन कैसे होगा, इनोवेशन के माध्यम से। जो इंटरप्रेन्योर है वो इनोवेशन करता है। तो आज अमेरिका विश्व गुरु क्यों बना हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके पास जो भी खोजें होती हैं, जो भी इनोवेशन हो रहे हैं अमेरिका में हो रहे हैं। एप्पल, वॉलमार्ट, ये सब चीज़ें कहाँ है, अमेरिका में, इसलिए अमेरिका का विकास हो रहा है।
तो वही बात है कि अगर टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, इनोवेशन होगा, तो प्रगति होगी। स्थिरता एवं संतुलन की अवस्था में लाभ, ब्याज, निवेश, ब्याज, बचत आदि की दर शून्य हो जाती है। तो अगर संतुलन रहेगा, स्थिरता रहेगी, तो इससे क्या होगा? लाभ है, ब्याज है, निवेश है, बचत है, इसकी दरें शून्य होती जाती हैं। विकास तब होता है जब उद्यमी नवप्रवर्तन द्वारा इस संतुलन को भंग कर देता है, फिर निवेश, लाभ, बचत बढ़ते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएशन होता है। चीज़ों को अगर एक नया घर बनाना है तो आपको पुराने घर को ढहाना पड़ेगा और फिर आप नए तरीके से चीज़ों को बनाएंगे तो और ज़्यादा सुंदर होंगी। इसी प्रकार अगर संतुलन रह जाएगा तो कहते हैं ना कि जो पानी अगर चलता रहा तो साफ रहेगा, अगर इकट्ठा हो गया कहीं पर, स्थिर हो गया तो गंदा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर अर्थव्यवस्था है, अगर फ्लो में है तो बहुत अच्छी प्रगति होगी, लेकिन अगर फ्लो नहीं है, एक मंद अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, तो फिर वहाँ पर जो लाभ है, ब्याज है, निवेश है, बचत है, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शुम्पीटर भी मार्क्स की तरह मानते हैं कि पूंजीवादी अपना विनाश स्वयं कर लेगा। जो पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट है, अपना विनाश स्वयं कर लेगा, क्योंकि व्यावसायिक प्रबंधन निवेशकों को निष्क्रिय बना देता है। जो व्यावसायिक प्रबंधन है, निवेशकों को निष्क्रिय बना देता है। सारा कुछ प्रबंधन मैनेजर ही देखते हैं। इन नव प्रबंधकों का आधिपत्य पूंजीवाद का अंत कर देगा। तो अगर मैनेजर ही सब कुछ देख रहे हैं और मैनेजर चूंकि वही रोज काम वो कर रहे हैं, इनोवेशन को ला नहीं रहे हैं, वो नई चीज़ों से नए ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं कि हम अपने कस्टमर को कैसे बढ़ाएं या हम अपना जो मार्केट शेयर है कैसे बढ़ाएं, हम और क्या करें कि हम और ज़्यादा अपनी जो शाखाएं हैं उसको बढ़ा सकें। तो इससे क्या होगा? एक दिन स्थिरता आ जाएगी और आप डूबते चले जाएंगे उसी गहरे खाई में। ये बात है। कम्युनिस्ट है बिजनेस साइकिल सिद्धांत, बिजनेस साइकिल थ्योरी। तो पूंजीवादी का पतन अवश्यंभावी है और ऐसा उसकी असफलता ही नहीं बल्कि सफलता के कारण भी होगा। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो क्यों हुई? क्योंकि 1991 में जैसे ही ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और लिबरलिज्म को एकमात्र ऐसी विचारधारा या कैपिटलिज्म को एक ऐसी अर्थव्यवस्था मान लिया गया कि इस पर अब कोई संकट ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन 2007 में क्या हुआ? ऐसे ही ना हुआ, पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई। तो यही है कि पूंजीवाद का पतन असंभव, मतलब पूंजीवाद का पतन होना ही होना है। जो अगर कोई ग्रोथ में है कोई चीज़ें तो नीचे तो आएंगी ही। तो ये बात बेसिकली है, एक साइकिल होता है, कभी आप बूम की तरफ बढ़ते हैं, कभी बस्ट हो जाता है। तो ये तो होता ही रहता है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। चलिए इसमें कीन्स को देख लेते हैं। तो कीन्स ने विकास का त्रिकोणीय सिद्धांत दिया है। त्रिकोण कौन कौन से हैं विकास में? तो एक तो रोजगार है, दूसरा उत्पादन है, तीसरा मांग है। वो क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। मंदी से बचने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। तो सरकार, भारत में जब 2008-9 में आर्थिक मंदी आई थी, तो या कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2007 के बाद, तो भारत में उस समय जो बेरोजगारी है या जो मंदी आ रही थी धीरे धीरे, उससे डील करने के लिए भारत ने क्या किया? मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई। मनरेगा क्यों चलाया? क्योंकि लोगों को अगर रोजगार मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा तो मार्केट में जाएंगे तो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी फिर से दौड़ने लगेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। इसीलिए सरकार हस्तक्षेप करती है, लोगों को इकोनॉमी में इंगेज करने की बात करती है। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। तो कीन्सवाद कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। फिर रोजेस्टीन राडान बड़े धक्के, बिग पुश का सिद्धांत ये देते हैं कि हमें इकोनॉमी में बड़े बड़े पुश लगाने पड़ेंगे, हमें जिसे इंटरफियर करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2017-18 के बाद जैसे मोदी सरकार आई थी, इसमें बहुत सारा जो बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बैंकों से पैसा बहुत सारा लेके मार्केट में पंप किया गया, जिससे क्या होता है? बिग पुश दिया गया, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर पैसा जाए, कैपिटल जाए, लोगों को रोजगार देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करेंगे तो फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से ये साइकिल स्टार्ट होगी ना। अभी तो साइकिल ही नहीं चल रही, लोगों के पास पैसा ही नहीं तो खर्च क्या करेंगे? तो भारत की जो प्रवृत्ति है भारत के लोगों की, तो सेविंग की है। जब तक उनको बिग पुश नहीं मिलेगा इकोनॉमी में, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक कहाँ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये बात है। तो अल्प विकसित देशों को अल्प विकास के कुचक्र आने के लिए एक साथ बड़ी मात्रा में नियोजित विनियोग यानी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट करना होगा। डब्ल्यू रोस्टो का आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत। तो ये द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। बेसिकली ये चरण बताते हैं, 5 चरण बताते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके 5 चरण बताते हैं। पहला, एक परंपरागत समाज रहेगा। तो भारत में अगर इसको समझा जाए वर्तमान समय में,
भारत में एक परंपरागत समाज था 1947 के बाद, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी, मिक्स इकोनॉमी तो आई, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट थी, बहुत ज़्यादा उसमें प्रगति नहीं हो रही थी। प्राचीन तरीकों का ही उपयोग किया रहा था और कृषि जो अर्थव्यवस्था थी या जो कृषि प्रधानता थी अभी भी भारत में बनी हुई थी। इसके बाद प्री टेक ऑफ होता है, उत्कर्ष से पूर्व की अवस्था है ये, तो ये 1980 का दशक है जहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा प्री टेक ऑफ हो रहा है, मतलब अब हवाई जहाज चलने तो वाला है लेकिन दौड़ रहा है अभी, उड़ने के लिए अभी इसको 1941 का या सॉरी 1991 का पुश चाहिएगा, एलपीजी रिफॉर्म चाहिए होंगे, तो उसका उत्कृष्टता की अवस्था होगी, टेक ऑफ का स्टेज होगा जहाँ पर हम लोगों ने एलपीजी को लॉन्च कर दिया है। अब परिपक्वता की ओर अक्सर अवस्था, तो अब हम लोग धीरे धीरे अब 2007 के या कि आगे के जो फेजेज हैं, तो सन 2002 के जो दशक रहे हैं, 2000 के जो दशक रहा है, उसमें भारत की जो इकोनॉमी है वो एक मेच्योरिटी की तरफ आई। भारत में जो शौक हैं जो बहुत सारे लगते थे, तो वो अब शौक भारत ऑब्जर्व कर रहा था, जो इकोनॉमिक शौक लगते हैं तो वो ऑब्जर्व कर रहा था भारत। यहाँ पर अब भारत की जो बेसिकली आज अगर देखा जाए तो भारत की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है। फिर अधिक उपभोग की अवस्था, तो अभी भारत की मास कंजप्शन की स्टेज स्टार्ट ही हुई, भारत में अभी आई नहीं। अमेरिका जैसे देशों में मास कंजप्शन की स्टेज आ चुकी है, तो इसको बेसिकली ये मॉडल जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर लागू होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में चूंकि आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए इसको बताने का प्रयास किया गया है। तो इसमें फिर समाजवादी मॉडल है, तो इसके समर्थक हैं फेबियनवादी जो है, फिर प्रजातांत्रिक जो समाजवादी हैं और मार्क्सवादी समाजवादी मॉडल के समर्थक हैं। तो यह मॉडल व्यक्तिगत उत्थान की बजाय सामाजिक उत्थान, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण एवं सामाजिक कल्याण पर बल देता है। तो इसके बारे में तो हजारों बार पढ़ चुके हैं हम लोग, अब लगता भी नहीं कि इसको पढ़ाना चाहिए। मिश्रित मॉडल, तो भारत में यही मॉडल है, भारत में पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों मॉडल है, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो कैपिटलिस्ट हैं या कहना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको खुली छूट दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पर भारत सरकार का आधिपत्य रहता है, जैसे रक्षा क्षेत्र हो गया, डिफेंस वगैरह, यहाँ पर भारत की सरकार का ही पूरा दखल रहता है। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमी के जो मैटर हैं उन पर छूट भी है, निजी अर्थव्यवस्था प्लस सार्वजनिक नियंत्रण दोनों हैं इसमें। फिर गांधीवादी मॉडल, तो ये भौतिक के बजाय नैतिक आध्यात्मिक उत्थान पर बल देता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं गांधी जी स्वराज की बात करते हैं, और स्वराज इवन नॉट फॉर थ्रोइंग जो ब्रिटिश है अवे फ्रॉम इंडिया, नो, उनको केवल भारत से निकालना नहीं, हमें आत्मिक रूप से स्वतंत्र बनना है, हमें अपनी आत्मा को इतना सशक्त बनाना है, हमें आत्मिक या मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा स्वतंत्र बनना है कि हमें एक फ्री मैन बनना। कुल मिला के बात ये है, सामाजिक सभ्यताएं भौतिक संसाधनों के पीछे दौड़ रही हैं, अतः शैतानी सभ्यताएं, और उन्होंने जो साइंस और टेक्नोलॉजी उसके डेवलपमेंट को भी एक निगेटिव थिंग माना था। फिर हिंद स्वराज उनकी पुस्तक है, 2009 में आती है। शारीरिक श्रम ब्रेल लेबर का कॉन्सेप्ट दिया, तो हमने देखा था कि गांधी जी कहते हैं कि अगर आप भोजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप कहीं ना कहीं उसको अर्न करने के लिए आप अपनी मेहनत करें, ऐसा नहीं है कि आप फ्री का तोड़ रहे हैं रोटी, ये बात है। फिर प्रौद्योगिक प्रधान उद्योगों के मुकाबले श्रम प्रधान उद्योगों को वरीयता अर्थात पुंज उत्पादन मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाई मासेस, तो बेसिकली जो गांधी है चरखा इकोनॉमी की बात करते हैं, सभी लोगों को काम पे लगाओ, कुटीर उद्योगों की बात करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग काम पर लगेंगे उतना ज़्यादा रोजगार मिलेगा और उतनी ज़्यादा जो गरीबी है उसको हम खत्म कर सकते हैं। आज क्या है, जो मशीनों से सारा काम हो रहा है, तो लेबर इधर उधर भटक रहा है, 4 की मजदूरी करता हुआ। अगर यही जो काम है मनुष्यों के द्वारा किए जाते तो आज उनको पूरा सैलरी मिलती, पूरा उनको रोजगार मिल गया होता, यही बात है। इसलिए वो साइंस टेक्नोलॉजी को एक नेगेटिव फोर्स की तरह भी देखते थे। फिर विकेंद्रीकरण, केंद्रीय सत्ता एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण, तो वही पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है भारत का आर्टिकल 40 में, ये उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट है अल्प विकास यानी अंडर डेवलपमेंट। तो अल्प विकास का निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अल्प विकास का कारण क्या है, तो निर्धनता है, ये मूल कारण है, गरीबी एक मूल कारण है, और जो न्यू इंपीरियलिज्म आया है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे अल्प विकास का। जो एमएनसीज हैं उन्होंने फिर से हमारे ऊपर एक प्रकार से जो थर्ड वर्ल्ड के नेशन है वहाँ पर अपना कब्जा डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली स्टैब्लिश कर लिया है। मुख्यतः ये लैटिन अमेरिका से संबंधित कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसको पूरे थर्ड वर्ल्ड के जो नेशन है इंडिया तक में लागू किया जा सकता है। ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है का विकास 1960 के दशक में लैटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में हुआ।
पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि है इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ लैटिन अमेरिका, यूनो द्वारा इसका गठन हुआ कब? 1962 में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राउल प्रेविस बनाए गए थे। राउल प्रेविस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो निर्भरता सिद्धांत इंडिपेंडेंसी थ्योरी के मुख्य सिद्धांतकार हैं राउल प्रेविस। ये ईसीएलए के मुखिया थे ये। फिर एजी फ्रैंक हैं, कार्डोसो हैं, डास सेंटोस हैं, वालारिस्टीन हैं, समीर अमीन हैं, पॉल बेरान हैं और पॉल स्विजी हैं। इसमें निर्भरता का तात्पर्य क्या है? परिधि, यानी जो पेरिफेरी के देश हैं, थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, लैटिन अमेरिका या अफ्रीकन जैसे देश हैं, गरीब जो विकासशील देश हैं, और केंद्र जो विकसित देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए जैसे देश हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, पर निर्भर हैं अपने विकास के लिए। तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पर निर्भर कौन है? डेवलपिंग कंट्रीज अपने विकास के लिए। यही है निर्भरता। डिपेंडेंसी थ्योरी वाले विचारक हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अल्प विकास या अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड कहते हैं। जो थर्ड वर्ल्ड है उनको ये क्या कहते हैं? इनको अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं, ना कि अविकसित। तो अंडर डेवलप नहीं कहते हैं, सॉरी अविकसित नहीं कहते हैं, ये इनको क्या कहते हैं? अंडर डेवलपमेंट। इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है लेकिन ये अल्प विकास के शिकार है, अविकसित तो नहीं है ये, लेकिन अल्प विकास के शिकार है। ये मार्क्सवाद से प्रभावित विचारक हैं। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि जो वास्तविक कीमत है और मजदूरी घटा के लाभ मिला जाता है। तो जो वास्तविक कीमत है वो तो ठीक है, लेकिन जो मजदूरी है उसको जो पूंजीपति है हमेशा कम करता जाता है, तो लाभ क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो पूंजीपति क्या करेगा? अपनी जेब भरता है और मजदूरी कम करता जाता है। तो आंतरिक मूल्य का सिद्धांत है सर्वहारा वर्ग के शोषण का कार्य करता है और शोषण का कारण बनता है। मजदूरी धीरे धीरे कम हो रही है और लाभ है कैपिटलिस्ट का वो बढ़ता जा रहा है। राहुल प्रेविस। तो तैयार माल की कीमत यानी विकसित देश माइनस कच्चे माल की कीमत, विकासशील देश में अंतर, लाभ। यही है अंतर गरीब देशों के अल्प विकास का कारण, यही है। तो क्या होता है? जो ब्रिटेन था भारत से सस्ता माल ले जाता था, भारत से रॉ मटेरियल ले जाता था। अब रॉ मटेरियल की कीमत ही क्या है? अगर आप सिंपल दूध खरीदोगे दोस्तों तो आपको 60 रुपए में किलो दूध बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। जो सिटीज है वहां पर 60 रुपए का दूध बहुत अच्छी कैटेगरी का आपको मिल जाएगा। लेकिन इस दूध का उपयोग करके अगर आप पनीर बना लिए या आप घी बना लिए तो पनीर आप 300 रुपए में बेच सकते हैं और घी आप कितने में बेच सकते हैं? घी आप इवन 600 का बेच सकते हैं, एक मोटा हिसाब। तो 60 रुपए का दूध लेके आपने उसको प्रोसेस कर दिया। तो यही बात है कि आपने रॉ मटेरियल लिया कहाँ से? थर्ड वर्ल्ड के जो नेशन है, भारत जैसे देश है, भारत के 1947 के पहले की बेसिकली बात चल रही है। तो आपने रॉ मटेरियल यहाँ से लिया और इसका उपयोग आपने फिनिश्ड गुड बनाने में किया। आपने वहाँ ले गए बढ़िया मशीनों के माध्यम से, आपने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। यहाँ से आप नील वगैरह ले गए, यहाँ से आप कपास वगैरह ले गए और वहाँ से फिनिश्ड गुड आपने बना दिया, कपड़े वपड़े बना के आप यहाँ आए और भारत के ही मार्केटों में भारतीयों को ही बेच दिया। तो जो थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने रॉ मटेरियल बेच के, फॉर एग्जाम्पल हमने 50 रुपए कमाया था, रॉ मटेरियल बेच के जो बहुत पैसा कमाया था उसको भी आपने अपना प्रोडक्ट बेच के उसको भी ले लिया। तो ये अल्प विकास का शिकार हो गए, ये बात है। तो अंग्रेजों ने यही किया और अभी भी यही हो रहा है। एमएनसीज यही कर रही हैं वर्तमान में भी। तो भले ही प्रत्यक्ष रूप से वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं राज नहीं कर रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज कोई भी देश, किसी भी देश की सरकार एमएनसीज की बात टालने के लिए मतलब सोच भी नहीं सकती है टालने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी नेटवर्क है, मतलब कई एमएनसीज तो ऐसी हैं कि उनकी जो उनका जो एनुअल टर्न ओवर है वो अमेरिकन के या जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनकी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है उनका जो टर्न ओवर है एमएनसीज का। तो कैसे छोटी छोटी कंपनियां कैसे ही मुकाबला कर पाएंगी? तो ये हमने समझ लिया है। इस प्रकार जो डिपेंडेंसी थ्योरी है का मुख्य जोर आर्थिक तत्वों पर यानी नव साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू पर है। इस प्रकार डिपेंडेंसी राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण की पश्चात धारणा का विरोधी है। तो अल्प विकास एवं निर्भरता सिद्धांत तो संरचनात्मक स्कूल है, स्ट्रक्चरल स्कूल है। राहुल प्रेविस इसके से रिलेटेड है कि जो विकास की प्रेविस का थीसिस है ये बेसिकली संरचनात्मक स्कूल से यानी स्ट्रक्चरल स्कूल से रिलेटेड है। फिर अर्जेंटीना के ये अर्थशास्त्री थे और ब्रिटिश अर्थशास्त्री हंस सिंगर के साथ मिलकर निर्भरता व केंद्र कोर पेरिफेरी की अवधारणा का विकास इन्होंने किया था। इसे प्रेविसच सिंगर की परिकल्पना कहा जाता है। प्रेविसिस सिंगर की परिकल्पना भी से कहा जाता है स्ट्रक्चरल मॉडल।
डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट यानी अल्प विकास का विकास। तो जो अल्प विकसित देश हैं, थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, उनका विकास कैसे किया जा रहा है। एजी फ्रैंक ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। एजी फ्रैंक एक बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है। तो इन्होंने पोल थ्योरी दी है। पोल थ्योरी दी है जो मेट्रोपोल्स हैं और जो सैटेलाइट्स हैं, तो सैटेलाइट्स बेसिकली सैटेलाइट्स से सारा धन कहाँ इकट्ठा हो रहा है, मेट्रोपोल्स में, बड़े बड़े शहरों में, अमेरिका जैसे जो देश हैं वहाँ पर सैटेलाइट्स, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गए, वहाँ से सारा पैसा इकट्ठा हो कहाँ जा रहा है, मेट्रोपोल्स में जा रहा है। तो ऐसा ही भारत में भी होता है। भारत में जो फॉर एग्जांपल मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब मेट्रोपोल्स हैं, इनको देख सकते हैं। अब पूरा जो इकोनॉमी का केंद्र है, तो सारा पैसा इकट्ठा इकट्ठा हो के कहाँ जा रहा है, यहीं जा रहा है। जो छोटे से भारत में 4-5 जो शहर है, वहीं पर पूरा इकोनॉमी का पूरा ढांचा बना हुआ है। तो यही बात है, जो सैटेलाइट से पैसा कहाँ जा रहा है, मेट्रोपोल की तरफ जा रहा है। समीर अमीन ने कॉन्सेप्ट दिया है अनइक्वल डेवलपमेंट। फिर जो नव निर्भरता सिद्धांत है, न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये दास सेंटोस की है, निर्भरता की संरचना की ये बात करते हैं। फिर जटिल निर्भरता सिद्धांत, ये कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी थ्योरी, ये कार्डोसो की है। और वर्ड सिस्टम मॉडल, ये मैनुअल वालरस्टीन का है। हालांकि जो हमने मार्क्सिज्म को पढ़ा था इंटरनेशनल रिलेशन में, और जो जनरली मार्क्सवाद को भी पढ़ा था हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी में, इन सबको पढ़ लिया है दोस्तों। एक दोहराव टाइप का है। अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स के यूनिट 5 के लेक्चर्स हैं, उसमें मार्क्सिज्म वर्सेज लिबरलिज्म जो टॉपिक है, उसको आप पूरा 2-3 वीडियो है उसके पूरा देख डालिए। और मार्क्सिज्म एज अ कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल थ्योरी का है, उसको भी देख लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर कर दी गई हैं। हालांकि इसमें भी समझाने का प्रयास रहेगा, लेकिन ठीक है, उसको और देख लेंगे तो ज्ञान कभी भी अपच नहीं करता है। चिलकोटे ने निर्भरता के सभी मॉडल्स को 4 भागों में बांटा है। चिलकोटे का वर्गीकरण, तो एक तो है निर्भरता एवं साम्राज्यवाद, यहाँ लेनिन से रिलेटेड है ये। अल्प विकास का विकास, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, एजी फ्रैंक ने दिया है। नव निर्भरता सिद्धांत, न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी, दास सेंटोस की है। और जटिल निर्भरता सिद्धांत, ये कार्डोसो की है। केंद्र परिधि मॉडल क्या है, तो चाहे आप इसको कोर कह दो या मेट्रोपोल्स कह दो, बराबर है। चाहे इसको सैटेलाइट्स कह दो या पेरीफेरी कह दो, शब्दों का हेर फेर है, बाकी कुछ नहीं। तो जो सैटेलाइट्स हैं, यहाँ से जो सारा धन संपदा है कहाँ जा रही है, मेट्रोपोल्स पे जा रही है। तो ये तो इनका तो विकास हो रहा है, लेकिन ये अल्प विकसित ही रह पा रहे हैं। तो पूंजी का प्रवाह कहाँ से हो रहा है, परिधि से केंद्र की ओर जा रहा है। तो अगर हम देखें तो जो सैटेलाइट्स हैं बेसिकली ये रॉ मटेरियल बनाने का काम करते हैं। भारत के जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ आता है, जो दिल्ली है या कि जो मुंबई है, सारी इंडस्ट्रीज तो यहीं बेस्ड है ना। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आउटस्कर्ट्स से आएगा। कहाँ आएगा, यहीं आएगा, और यहीं पे फिनिश गुड बनेगा और फिर भारत के पूरे भागों में बेच दिया जाएगा। तो पैसे का केंद्रीकरण कुछ ही मेट्रोपोल्स पर हो जाता है। ऐसे ही इसको विश्व लेवल पे आप लागू कर दीजिए। तो भारत जैसे या कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इवन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से पूरा रॉ मटेरियल वगैरह जाता है। अब जो कि अफ्रीका देखो आप, अफ्रीका पूरा, लैटिन अमेरिका देखो, संसाधन कितने हैं, कहाँ जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, और वहाँ से फिनिश गुड आ रहा है। तो इनका जो थोड़ा बहुत जो पैसा कमाए भी थे रॉ मटेरियल से, वो भी वो सब ले जा रहे हैं। तो ये बात है। फिर केंद्र विस्तारित हो रहा है, जबकि शोषण के कारण परिधि का विकास बंद हो रहा है। तो केंद्र यानी मेट्रोपोल्स यहाँ पर विकसित देश हैं, तो वही मुंबई, दिल्ली का आप सोच लीजिए। और इसके पास तैयार माल है, इसके पास तकनीकी है, इसके पास पूंजी है। तो ये अपने हिसाब से चीज़ें अपने हिसाब से करता है। पर जो सैटेलाइट कंट्रीज हैं, ये विकासशील देश हैं, इनके पास कच्चा माल, सस्ता श्रम है, तो इसका उपयोग करते हैं ये कौन, जो मेट्रोपोल्स हैं। तो मेट्रोपोल्स में देखिए ना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, फिर वहाँ चेन्नई, पूरे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं यूपी बिहार से, कहाँ जा रहे हैं, सस्ता लेवल है ना, सस्ता लेवल कहाँ जा रहा है, यही मेट्रोपोल्स में ही तो जा रहा है। इसी की तो लड़ाई है, जो महाराष्ट्र बहुत सारे आंदोलन वहाँ पर चलते हैं ना, माटी के जो मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस में पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप कहीं से कहीं तक कनेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है। तो यही बात है इसमें। और इन दोनों का शोषण किसके द्वारा हो रहा है, मेट्रोपोल द्वारा हो रहा है। रेजी फ्रैंक ने निर्भरता मॉडल या अल्प विकास का मॉडल दिया है। विकास का विकास एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। इनकी जो पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका, 1967 में आती है। कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका। ध्रुवीय सिद्धांत देते हैं, पोल थ्योरी देते हैं। तो फ्रैंक तो ये कोर और पेरिफेरी की जगह अब मेट्रोपोल्स और सैटेलाइट शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः इनके अल्प विकास के सिद्धांत को ध्रुवीय सिद्धांत भी कहा जाता है, पोल थ्योरी कहा जाता है। तो एजी फ्रैंक का अल्प विकास का सिद्धांत यानी
थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये महानगर उपग्रह यानी मेट्रोपोल्स और सैटेलाइट मॉडल पर आधारित है। मेट्रोपोल्स और सैटेलाइट मॉडल पर आधारित है। समीर अमीन ये केंद्र परिधि मॉडल देते हैं। तो अब ये मेट्रोपोल्स को कोर बोल देते हैं और जो सैटेलाइट्स हैं उनको क्या बोल देंगे, ये पेरिफेरी बोल देंगे। तो समीर अमीन, ठीक दोस्तों थोड़ा सा गलत लिखा है, समीर अमीन है, अमीन मिश्र नहीं है, समीर अमीन है ना। और ये नव मार्क्सवादी हैं, नियो मार्क्सिस्ट हैं। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो अनइक्वल एक्सचेंज है, या सॉरी अनइक्वल डेवलपमेंट है, अनइक्वल डेवलपमेंट है। फिर विकासशील देशों के अल्प विकास का मुख्य कारण क्या है, असमान एवं असमान विनियोग, अनइक्वल एक्सचेंज। अनइक्वल एक्सचेंज वही कि आप क्या ले रहे हो, रॉ मटेरियल ले रहे हो, सस्ता श्रम ले रहे हो, ये अनइक्वल है। और आप दे क्या रहे हो, फिनिश गुड दे रहे हो जिसकी कीमत लाखों में है, चीज़ें आप सस्ती ले रहे हो, अनइक्वल एक्सचेंज है ना। फिर जो कोर कंट्रीज हैं उनकी बार्गेनिंग पावर भी बहुत अच्छी है, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा है, सब कुछ। तो आपके वो रॉ मटेरियल को भी सही कीमत पर नहीं देंगे, सही कीमत पर नहीं लेंगे, तो ये बात है। ब्रिटेन क्या किया करता था, भारत में यही नहीं किया करता था, सस्ते दामों पे ले जाए, वहाँ से फिनिश गुड करके लाए और यही मार्केट में बेच दे और लाभ कमाए। तो असमान विनिमय हो रहा है, उससे कि जो पेप्सी महंगी है, इंडिया का दूध सस्ता है, कोका कोला महंगा है, अरब का तेल सस्ता है। सोचो कोका कोला एक ऐसी चीज, मतलब जो तेल है, तेल की कीमत तो होनी नहीं चाहिए, कितना उसमें प्रोसेस लगता है, कितना निकालने का, फिर ढूंढो आप कहाँ तेल है कहाँ नहीं है ना, प्राकृतिक संसाधन है, उसके कम होने का भी खर्चा है। लेकिन जो तेल है वो सस्ता है। एक आप जो डॉलर या कि उसमें बैरल में बिकता है बेसिकली तेल, तो उसमें आप देखिएगा $1 में कितना आप तेल खरीद सकते हैं और $1 में आप महंगा। तो ये कोका कोला महंगा है लेकिन तेल सस्ता है, यही अनइक्वल एक्सचेंज है ना। क्यों, क्योंकि इनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, ये इनके पास रॉ मटेरियल है। अब अरब देश हैं, वो कच्चा तेल ही तो बेचते हैं, उनके पास अब जो तेल है बेसिकली, अब कच्चे तेल का उपयोग अपनी गाड़ी में नहीं कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है। प्रोसेस्ड जो तेल है उसका ही उपयोग आप कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ बनी थी, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में, सारा कच्चा माल यहाँ से जाता था, फिनिश्ड गुड। तो इवन जो अरब देश है वो खुद तेल खरीदते थे, अपना कच्चा माल देते थे वो, और फिर वहां से तेल खरीदते थे महंगे दामों पर। इस प्रकार का शोषण होता है। तरीका क्या है, मेट्रोपोल से संपूर्ण संबंध विच्छेद। तो अगर हमें पूरी तरह से अपने आप को डेवलपमेंट करना है, स्वतंत्र करना है अपने आप को, तो हमें मेट्रोपोल्स हैं उनसे पूरी तरह से संबंध अपना तोड़ना पड़ेगा। तो हमें दक्षिण दक्षिण संयोग, साउथ साउथ कॉपरेशन की बात ये करते हैं। फिर मैनुअल बालारिस्टीन तो विश्व मॉडल व्यवस्था ये देते हैं, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं। ये इनकी जो पुस्तक है द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी 1979 में आती है, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यही है, अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने एक और लेयर जोड़ दिया है, परिधि देश हैं या गरीब देश हैं, तो ये पेरिफेरीज हैं। फिर ये कोर कंट्रीज हो गई, G7 की जो कंट्रीज हो गई, ब्रिटेन या कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और यूके जैसे जो सॉरी यूएसए जैसे देश हैं इसमें आ जाते हैं, कनाडा जैसे देश आ जाते हैं। और यहाँ पर एक और लेयर इन्होंने बना दी है अल्प विकसित देशों की। तो ये भूमध्य सागरीय देश हैं, इटली, स्पेन और पुर्तगाल। हालांकि इन्होंने 1979 में ये पुस्तक लिखी थी। उस समय इटली, स्पेन थोड़ा सा मजबूत देश हुआ करते थे, या इकोनॉमिकली इनका ज़्यादा शेयर रहा करता था, लेकिन इस समय ये उतना ज़्यादा प्रभावशाली रह नहीं गए। तो वर्तमान संदर्भ में अगर इस थ्योरी को देखा जाए, वर्तमान संबंध में आप अगर सेमी पेरिफेरी देखें तो इसमें भारत और चाइना जैसे देशों को आप शामिल कर सकते हैं, भारत और चाइना जैसे देशों को शामिल कर सकते हैं। तो जो पेरिफेरी के कंट्रीज़ हैं, जो गरीब देश हैं, थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं, इनका शोषण न केवल ये कोर देश करते हैं, यहाँ से भी रॉ मटेरियल गया, फिनिश्ड गुड आया, तो मतलब एक प्रकार से इसका दोहरा शोषण हो रहा है। एक तो कोर कंट्रीज कर रहे हैं, दूसरे जो सेमी पेरिफेरी हैं, जो अभी नव विकसित देश हैं, थोड़ा थोड़ा डेवलप होते जा रहे हैं, ये भी इनका शोषण कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इनसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं और एक प्रकार से इनका शोषण करते हैं। और ये शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करते हैं, जो एक प्रकार से तनाव पैदा होता है इस व्यवस्था में पूरी। तो ये गरीब देश कहीं ना कहीं तनाव तो डालेंगे ना, तो उसको ये लोग कहीं ना कहीं उसको दबाने का प्रयास करते हैं। दबाने इन द सेंस कि हम भी तो थर्ड वर्ल्ड के नेशन हैं, देखो हम विकास कर रहे हैं, तुम भी तो कर सकते हो, ये बात ये करते हैं। अर्थपरित की संकल्पना किसने दी है, वालरस्टीन ने। वालरस्टीन विश्व अर्थव्यवस्था को विश्व व्यवस्था कहता है। विश्व व्यवस्था का तात्पर्य है पूंजीवादी विश्व अर्थतंत्र। व्यवसार या अयतुल्ला खुमैनी वाला ईरान भी इससे अलग नहीं रह सकता है। इवन व्यवसार और ईरान भी इससे अलग नहीं रह सकते हैं। फिर सेंटर या कोर में तो ये लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी व्यवस्था वाले विकसित देश हैं, वही यूरोप और ब्रिटेन के देश हैं, जो सस्ती दर पर कच्चा माल
आयात करते हैं, उच्च कीमत पर तैयार माल बेचते हैं। आज परिधि देश यानी सेमी पेरिफेरल कंट्री, तो ये वर्तमान की थ्योरी है नहीं दोस्तों, तो ये जो उदाहरण लिए गए हैं उस समय के लिए समय हिसाब से लिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में अगर अच्छे से समझना है तो आप इंडिया और चाइना जैसे देशों को इसमें जोड़ सकते हैं। तो इटली, स्पेन, पुर्तगाल आज ये कच्चे माल व तैयार माल का आयात और निर्यात दोनों करते हैं। तो भारत और चाइना देखा जाए तो भारत और चाइना का उदाहरण नहीं है, लेकिन जो थ्योरी है उस समय लिखी गई थी, पुस्तक ही है उनकी, तो उस समय के हिसाब से उसने उदाहरण दिया है, लेकिन अभी हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो भारत और चाइना जैसे जो देश हैं ये तैयार माल का आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं, ये दोनों चीजें करते हैं। ये परिधि देशों का शोषण करते हैं, जबकि कोर से ही शोषित होते हैं। तो कोर इनका भी शोषण कर रहा है, भारत का भी तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या यूके जैसे कंट्रीज हैं, यूएसए जैसे कंट्रीज शोषण करते हैं, चाइना का भी करते हैं। लेकिन ये जो थोड़ा नॉट डेवलप कंट्रीज हुए हैं, सेमी पेरिफेरीज हुए हैं, ये कहीं ना कहीं शोषण किसका करते हैं, परिधि देशों का करते हैं। तो परिधि देश दोहरे शोषण का शिकार हो जाते हैं। परिधि देश थर्ड वर्ल्ड के ये देश का कच्चा माल निर्यात करते हैं और तैयार माल को ही आयात करते हैं, इसका दोहरा शोषण होता है। तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय, सामाजिक असमानता, मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता, लिंग असमानता आदि से होती है। एजी फ्रैंक व समीर अमीन के विपरीत वालरस्टीन कहता है कि कोई भी देश इस व्यवस्था की परिधि से बाहर नहीं हो सकता है। अगर वह बाहर हुआ तो उसे आर्थिक और तकनीकी सहायता एवं प्रवेश या निवेश नहीं मिलेगा। तो आप इस सिस्टम से दूर भी नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फिर ना तो आर्थिक या तो ना तो तकनीकी सहयोग मिलेगा। रॉ मटेरियल को निकालने के लिए भी है, जैसे अरब देश है, तेल निकालना है तो तेल निकालने के लिए कुछ तो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। भाई तुम्हारे पास तो कुछ ही नहीं है, जब कुछ नहीं है तो तुम टेक्नोलॉजी कैसे निकालोगे? तेल भरा रहे तुम्हारे कुओं में, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो आप अगर बाहर हो जाओगे, सिस्टम से नहीं लेंगे, तुमसे हम कट ऑफ हो गए, तो टेक्नोलॉजी वो ले लेंगे, तो क्या क्या करोगे? तो टेक्नोलॉजी के लिए फिर अब बड़ी बड़ी मशीनें लगाओगे, तेल निकालोगे तो पैसा लगेगा। भाई गाय पालोगे तो पैसा लगेगा ना, उसको खिलाओगे पिलाओगे तब दूध मिलेगा, ज़्यादा मटेरियल बनेगा। तो यही बात है, तो आप उससे बाहर भी नहीं हो सकते हो। समस्या ये, इस जोन में आना तो सरल है लेकिन जाना बहुत कठिन है बाबा। एजी फ्रैंक के अनुसार वालरस्टीन यूरो अमेरिकी श्रेष्ठतावाद से ग्रसित है। अच्छा, एजी फ्रैंक ने वालरस्टीन को भी एक प्रकार से लपेटे में ले लिया। वैश्विक व्यवस्था का सिद्धांत तो मार्क्स के धन संचय से प्रभावित है। ये धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र, परिधि एवं अर्ध परिधि के बीच बटा हुआ। अब डास सेंटोस है, तो ये नव निर्भरता सिद्धांत देते हैं, न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी देते हैं, सहायक निर्भरता सिद्धांत देते हैं। उन्होंने उपनिवेशिक निर्भरता की बात की है, ये वित्तीय औद्योगिक निर्भरता की बात करते हैं और ये प्रौद्योगिकी निर्भरता की बात करते हैं। कार्डोसो तो ये निर्भर पराश्रित पूंजीवादी सिद्धांत और जटिल निर्भरता यानी कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी सिद्धांत या बुक्स कौन कौन सी हैं जो डिपेंडेंसी थ्योरी की बुक्स हैं, डिपेंडेंसी थिंकर्स हैं। उसमें है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका, 1967 में बुक आती है, ये फ्रैंक की है। हाउ यूरोप अंडर डेवलपमेंट अफ्रीका या हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, 1970 में आती है, वॉल्टर रॉडनी की पुस्तक है। फिर डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, ये कार्डोसो की पुस्तक है, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ये सेंटोस फ्रूटडो की पुस्तक है। फिर अनइक्वल डेवलपमेंट, ये असमान विकास, ये समीर अमीन की है। और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी 1979 में वालरस्टीन की पुस्तक